थी सारी जितने भी स्कीम्स थी बजट के अंदर। मतलब ये है कि क्वेश्चन जो आपके बनते हैं वो आपको हमेशा, क्योंकि इकोनॉमिक्स का टॉपिक होता है, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो भी होती है ये इकोनॉमी का टॉपिक है। तो दैट मीन्स ये करंट अफेयर बनेगा इकोनॉमिक्स का। एक तो आपका बजट और इकोनॉमिक्स सर्वे काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है इकोनॉमिक्स परस्पेक्टिव से। ठीक है, ये जो आपको जे के एसएसबी का एग्जाम दे रहे हो या कोई भी जे के पीएससी का तो दे ही रही हो, और उस सभी के लिए स्कीम्स इंपॉर्टेंट है। तो मैंने किस तरीके से स्कीम्स को डिवाइड किया, सबसे पहले हम देखेंगे जो स्कीम है इसको बोलते हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। एम इसका क्या है, विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर अलॉन्ग इंडियन बॉर्डर्स। मतलब वो विलेज जो इंडियन बॉर्डर्स के आसपास है वहाँ पर क्या किया जाएगा, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर किया जाएगा। टारगेट क्या रहेगा, टारगेट इसका है बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना है जैसे कि रोड्स बनाने हैं, हाउस बनाना है, या टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करना है, वो भी उन एरियाज में जो कि अलोंग बॉर्डर्स। आ रही बात समझ। ये हो गया वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। क्वेश्चन आपका डायरेक्ट ये बनेगा किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। नेक्स्ट अगर देखा जाएगा मिस्टी, ठीक है, मिस्टी प्रोग्राम, सॉरी मिस्ट्री स्कीम जो है, जो न्यूज़ में मेंशन, इसमें न्यूज़ में मेंशन थी। इसमें जो बात की गई है ये किस रिलेटेड है, सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, मिस्ट्री जो है इट इज़ रिलेटेड टू द मैंग्रो इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम्स। ये मैंग्रोव के रिलेटेड एक स्कीम है जिसको बोलते हैं मिस्ट्री स्कीम। क्यों इस स्कीम को लाया गया है, इंडिया सक्सेस इन एफॉरेस्टेशन, सो दैट क्या हो जाएगा, हम एफॉरेस्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा। मतलब मैंग्रोव्स की प्लांटेशन ज़्यादा की जाएगी। ठीक है, इसमें कवरेज किसकी हो गई, ठीक है, इसकी कन्वर्जन जो होते हैं थ्रू कन्वर्जेंस ऑफ मनरेगा और कैंपा फंड। मनरेगा के फंड्स और कैंपा के फंड्स को मिलाकर हम क्या करेंगे, मिस्ट्री प्रोग्राम जो है इसको लॉन्च किया गया है। अब इस मिस्ट्री प्रोग्राम के अंदर बाकी इनिशिएटिव्स भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए हैं, जैसे कि एक रिपोर्ट आया जिसको बोलते हैं स्टेट ऑफ मैंग्रोव रिपोर्ट 2022। ये रिपोर्ट जो है ये किसने लॉन्च किया है, रिलीज्ड बाय ग्लोबल मैंग्रो अलायंस जो 2022 में हुआ है। इस रिपोर्ट में कुछ फैक्ट्स मेंशन किए गए कि इंडिया का मैंग्रो कवर कितना है इंडिया में। ये डायरेक्ट आपको पूछा जाएगा कि इंडिया का मैंग्रो कवर कितना है। 4992 स्क्वायर किलोमीटर जो है इंडिया का मैंग्रो कवर एट प्रेजेंट है। मतलब अगर आप देखोगे इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2021 का है और 2019 का है, 2 साल का कंपेयर करोगे तो इस जो 2021 का है यहाँ पर हमें 17 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू 2019। मतलब एट प्रेजेंट हमें 4992 स्क्वायर किलोमीटर एट प्रेजेंट है। माइनस करोगे 17, जो भी वैल्यू आएगा वो 2019 में था। मतलब 2019 से अभी तक 17 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज हमें मैंग्रोव्स में देखने को मिलता है। ठीक है, टॉप स्टेट जहां पर हमें मैंग्रोव्स देखने को, सबसे ज़्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट हमें कहां पर देखने को मिलता है, आपको बोला वेस्ट बंगाल में, फिर गुजरात में, फिर अंडमान एंड निकोबार में। आपको पता है क्योंकि वेस्ट बंगाल में क्या है, वहां पर सुंदरबंस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सुंदरबंस जो हमारे पास है वहां पर हमें मैंग्रोव सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पर है, या मैंग्रोव इकोसिस्टम ये बोल सकते हो, वो है हमारे पास वेस्ट बंगाल में। इसी तरीके से एक और इनिशिएटिव है जिसको गवर्नमेंट ने लॉन्च किया 2018 में, ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस जिसको बोला जाता है। इसको लॉन्च कब किया गया, 2018 में। बस इतना ही याद रखना है, मैंग्रोव्स के रिलेटेड जो आप मेंस में भी आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो। व्हाट आर द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू इंप्रूव द कंडीशंस ऑफ द मैंग्रोव्स और इन ऑर्डर टू इंक्रीज द मैंग्रोव कल्टिवेशन, आप बोल सकते हो। ठीक है, ठीक है, साई मे यहाँ पर याद रखना, साई मी इनिशिएटिव एक है, तो ये भी रिलेटेड टू एक्वाकल्चर, सस्टेनेबल एक्वाकल्चर एंड मैंग्रोव इकोसिस्टम। मैंग्रोव एरिया जो है वहाँ पर हम एक्वाकल्चर कर सकते हैं। ये स्कीम स्टार्ट की गई है 2019 में। यहाँ पर किसकी बात की गई है, एक्वाकल्चर मतलब श्रिम्प फार्मिंग की भी हम बात करेंगे। एक तो ये बात बताई गई, दूसरा बोला गया जो भी सुंदरबंस एरिया है वहाँ के मैंग्रोव्स को हमें रेस्टोर करना है। डायरेक्ट पूछा जाएगा आपको मिस्ट्री इज रिलेटेड टू, आपको मिस्ट्री मैंग्रोव्स के रिलेटेड है। आपको पूछा जाएगा स्टेट मैंग्रोव अलायंस की बात करेंगे। ठीक है, और ये वाला डेट आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देता है। दूसरा आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा जो साई मे इनिशिएटिव जो है ये किसने लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। ठीक है, ये जो है ये लॉन्च किया गया COP27 में। अब क्वेश्चन का कैसे बनेगा कि मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट चेंज वाज लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, COP27, COP28। और आपको पता है COP27 कहाँ पर हुआ है, इजिप्ट में हुआ है, अल शराम में, ये तो आपको पता है। COP28 जो है ये टर्की में होने वाला है, याद रखना COP28 जो है टर्की में होने वाला है। ठीक है, इसको मैं शायद टर्की में ही, जितना मुझे याद है, या ब्राज़ील, हाँ हाँ टर्की में
क्योंकि अब G20 जो नेक्स्ट साल का, इसकी प्रेसिडेंटशिप जो है इंडिया ने हैंड ओवर की है किसको, ब्राज़ील को, क्योंकि ये ट्रायो का था। ट्रायो का किसका था, ट्रायो का था ब्राज़ील का, ट्रायो का था इंडिया का, और ट्रायो का था क्या नाम है उसको, इंडोनेशिया का। ठीक है, बस इतना यहाँ पर याद रखना है। जो मैंग्रो अलायंस फॉर क्लाइमेट चेंज जो है, ये एक इंटर गवर्नमेंट अलायंस है, सारी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स मिली हैं, और COP27 में, जो कि अल शराम में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, COP27 इजिप्ट में। उसके बाद अलायंस लेड बाय UAE एंड इंडोनेशिया। इस अलायंस को लीड किसने किया है, आपको बोलना है UAE और इंडोनेशिया। तो ग्लोबल मैंग्रो अलायंस जो हैं, यहाँ पर इसके अलायंस जो हैं, ये किसकी अलायंस थी, UAE और इंडोनेशिया की। फिर इंडिया ने भी ज्वाइन किया है। इसके कोई बाइंडिंग टारगेट नहीं है, मतलब ऐसे बाइंडिंग टारगेट्स इसके ऊपर नहीं है। एक और यहाँ पर आप याद रखें मैंग्रोव्स के रेट, जिसको बोलते हैं पिकावरम मैंग्रोव्स। पिकावरम मैंग्रोव्स कहाँ पर है, तमिलनाडु में, और वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इंडिया में जो है अगर आपको देखने को मिलेगा टॉप स्टेट जहाँ पर हमें मैंग्रोव देखने को, वेस्ट बंगाल, गुजरात, अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये था अबाउट मैंग्रोव स्कीम, मिस्टी स्कीम, और मिस्टी स्कीम में हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। अब यहाँ पर जो है आपको प्राइम मिनिस्टर प्रणाम स्कीम की बात करेंगे। ये प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमुलरेशन, ठीक है, ऑफ मदर अर्थ। तो PM प्रणाम स्कीम इज रिलेटेड टू मदर अर्थ, इतना आपको याद रखना है। क्यों इस स्कीम को लाया गया है, इसका एम क्या है, इसका एम है टू सेव मदर अर्थ। अर्थ को हमें सेव करना है। कैसे हमें सेव करेंगे अर्थ को, अर्थ में सॉइल पोल्यूशन हमें देखने को मिलता है, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। लेकिन अर्थ की अगर हम बात करेंगे तो सॉइल पोल्यूशन देखने को मिलेगा। वो किसकी वजह से, वो केमिकल फर्टिलाइजर जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो केमिकल फर्टिलाइजर्स को हम रिड्यूस करेंगे। जब हम केमिकल फर्टिलाइजर्स को रिड्यूस करेंगे, हम क्या करते हैं, हम रेस्टोर करते हैं किसको, अर्थ को। प्रमोट बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, इसका मतलब ये नहीं कि हम फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, नहीं, हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो एक्सेस यूज है इसको हमें रिड्यूस करना है। मतलब क्या है, वी आर गोइंग टू यूज बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, हमें बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स को प्रमोट करना है। मिनिमाइज नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, फिर हम जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का इम्पैक्ट जो होता है किसके ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, वो भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्च्ड अंडर, और इस PM प्रणाम स्कीम को लॉन्च किया गया गोबरदान स्कीम के अंडर, इसको लॉन्च किया गया। ये सारी स्कीम्स बजट में है, आपको कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गोबरदान स्कीम। अब नेक्स्ट मूव हमारा जो रहेगा दैट इज गोबरदान स्कीम। फुल फॉर्म की अगर बात करेंगे, गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स दान स्कीम के नाम से जाना जाता है। किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर ये गोबरदान स्कीम आती है। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किसने किया है, इम्प्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। स्कीम को लॉन्च किया गया 2018 में। तो गोबरदान स्कीम जल शक्ति के अंदर आता है, याद रखना, जल शक्ति, पानी, जल का मतलब पानी वाली शक्ति, ऐसे आप याद रख सकते हो, याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ। अब इस गोबरदान स्कीम को क्यों लॉन्च किया गया, इसका एम क्या है, सबसे पहले तो है क्या ये गोबरदान स्कीम, ये फुल फॉर्म है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, जल शक्ति मिनिस्ट्री। इंप्लीमेंट किसने किया, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन। लॉन्च कब किया गया, 2018। इसका एम क्या है, टू ऑगमेंट इनकम ऑफ फार्मर्स, फार्मर्स की इनकम को बढ़ाना है। ठीक है, जो फार्मर्स के, जो हमने बोला था ना, फार्मर्स की इनकम को डबल करना था 2022 तक, वो इसमें भी बताया गया है। ठीक है, हाउ, बाय, कैसे हम फार्मर्स की इनकम को डबल करेंगे, बाय कन्वर्टिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इनटू कंप्रेस्ड बायोगैस। जो भी वेस्ट्स निकलते हैं उस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है, जिसको हम डिग्रेड कर पाते हैं, उस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम क्या करते हैं, उसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, बायोगैस में, और डेफिनेटली उससे इनकम बढ़ जाएगी। अट्रैक्ट एंटरप्रेन्योर्स फॉर एस्टेब्लिशिंग कम्युनिटी बेस्ड, ठीक है, CBG प्लांट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करें, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स को हमें क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है रूरल एरियाज़ में। तो इतना आपको याद रखना, गोबरदान स्कीम जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर। और दूसरा आपको याद रखना है, इसके फार्मर्स की इनकम को हम बढ़ा सकते हैं, कैसे हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं बायोगैस में, इस तरह आपको याद रखना है। एक और स्कीम है जिसको बोलते हैं एकलव्या मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। देखो, मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, सबसे पहले ये आपको याद रखना, ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें रेजिडेंशियल स्कूल प्रोवाइड किया जाएगा फॉर STs इन इंडिया, सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। याद रखना,
यहाँ पर एसटी स्कूल, दैट मीन्स क्या बाकी बच्चे इसमें आ सकते हैं? हाँ, बाकी बच्चे भी आ सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली फोकस जो रहेगा वो एसटीज़ के लिए रहेगा। तो स्कीम फॉर मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल एसटीज़ इंडिया के अंदर है। ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल आपको पता है, एकलव्या मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। अगर ये एसटीज़ के रिलेटेड है, एसटीज़ बच्चों के लिए है, तो आप खुद देख सकते हैं ये ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर आता है। एम क्या है? टू इंश्योर ट्राइबल स्टूडेंट्स गेट एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। आपको खुद पता है कि अगर ये स्कीम लाई गई है तो क्वालिटी एजुकेशन पे तो काम किया जाएगा, और क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए किनको? ट्राइबल स्टूडेंट्स को। कंडीशन क्या रखी गई है? कंडीशन इसके लिए रखा गया है एवरी ब्लॉक विथ मोर देन 50% एवरी पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है, यहाँ पर भी पॉपुलेशन है, यहाँ पर भी पॉपुलेशन है। सपोज यहाँ पर 100 लोग रहते हैं इसमें, लेकिन यहाँ पर जो है 60 जो है वो एसटी पॉपुलेशन है और 40 जो है बाकी लोग हैं। लेकिन यहाँ पर जो है 30 जो है एसटी पॉपुलेशन है और बाकी लोग जो है वो 70 हो गए बाकी लोग। लेकिन अब हमें कौन सा ब्लॉक हम ले लेंगे? हम ब्लॉक ए ले लेंगे। यहाँ पर हमें एकलव्या मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल प्रोवाइड किया जाए। क्यों? यहाँ पर एसटी पॉपुलेशन 50% से ज़्यादा है, मोर देन 50% एसटी पॉपुलेशन। आ रही बात समझ? यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 30% एसटी पॉपुलेशन, यहाँ पर ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। एंड एटलीस्ट 20,000 ट्राइबल पर्सन होने चाहिए, ठीक है, ट्राइबल पर्सन होने चाहिए। तो ये कंडीशन रखी गई है। एक और स्कीम है जिसको बोलते हैं कोविन प्लेटफॉर्म। ये मिनिस्ट्री को पता है आपको, कोविड-19 के साथ रिलेटेड है, तो कोविन प्लेटफॉर्म किस मिनिस्ट्री के अंदर ये प्लेटफॉर्म आता है? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। देखो, जब भी कोई स्कीम पूछी जाती है ना, उसकी मिनिस्ट्री पे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। कोविन स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ रिलेट है। क्या है ये स्कीम? व्हाट इज़ इट? ये स्कीम क्या है? आपको बोलना ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें हमें ये पता चलता है कि जो कोविड वैक्सीन की डिस्ट्रीब्यूशन कितनी हुई है, किन किन जगहों पर हुई है और कितना हुआ है। एक तो ये, दूसरा हमें ये भी पता चलता है, हम ट्रैक कर पाते हैं जो भी नॉन बेनिफिशरीज होते हैं, ठीक है, सॉरी, जो भी हमारे पास बेनिफिशरीज होते हैं, मतलब जिनको ये वैक्सीन मिलना चाहिए, ठीक है, उनको हम ट्रैक कर पाते हैं, ठीक है, दोनों नेशनल लेवल के ऊपर भी और स्टेट लेवल के ऊपर भी, नेशनल लेवल के ऊपर भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हम क्या करते हैं? हम ट्रैक करते हैं किनको? बेनिफिशरीज को भी और वैक्सीन को भी ट्रैक करते हैं। कोविन जो है इज एन एक्सटेंशन ऑफ ई विन मतलब इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क है, उसी का एक एक्सटेंशन है जिसको बोलते हैं कोविन प्लेटफॉर्म। आई होप ये बात आपको पूरी समझ आ रही होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज़ मिशन लाइफ। ये 5 स्टार, ये मुझे पूरा फीलिंग आ रहा है, ये पूछा जाएगा। मिशन लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट इसको बोला जाता है। LIFE का मतलब होता है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट के है ये आइडिया किसका था? ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का आइडिया था मिशन लाइफ का। इसको लॉन्च किया गया COP26, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लासगो में जो हुआ है COP26, ठीक है। COP27 कहाँ हो गया? आप बोल सकते हो सर ये हो गया इजिप्ट अल श्राम में। COP28 कहाँ पर होगा? COP28 जितना मुझे याद है शायद टर्की, आप फिर भी एक क्रॉस चेक करना, बट इतना मुझे जितना अभी क्लिक हो रहा है ये वहाँ पर होगा। एम क्या है इसका? ठीक है, एम क्या है इसका? किसका? मिशन लाइफ का। सीक टू क्रिएट एन इकोसिस्टम अनेबल इन्वायरमेंटली फ्रेंडली बिहेवियर टू बी सस्टेनेबल। दैट मीन्स एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए लोगों का, जिसकी वजह से मतलब क्या हो जाएगा, हम अर्थ को क्या कर सकते, इन्वायरमेंट को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, आप ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक ऐसा इकोसिस्टम होना चाहिए, इको फ्रेंडली इकोसिस्टम हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखो, लिव ए लाइफ इन ट्यून विथ आवर प्लेनेट एंड नॉट हार्म इट। ऐसे लाइफ स्टाइल जियो कि वो हमारे अर्थ के हिसाब से होना चाहिए, ना कि हम इस तरीके का लाइफ गुजारेंगे जिसकी वजह से हमारा अर्थ जो है, आवर प्लेनेट का मतलब अर्थ की यहाँ पर बात करें, उसको हार्म नहीं होना चाहिए। पोल्यूशन हो या बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो नहीं होना चाहिए। ये इसका एक आइडिया था। P3 की यहाँ पर बात की गई है, पीपल लिविंग सच लाइफ स्टाइल। ऐसे लोग जो ये लाइफ स्टाइल जीते हैं, मतलब कौन सा लाइफ स्टाइल? लिव ए लाइफ स्टाइल इन टर्न विथ आवर प्लेनेट एंड नॉट हार्म इट। ये वाला लाइफ स्टाइल, उन लोगों को हम बोलते हैं प्रो प्लेनेट पीपल। क्वेश्चन पूछा जाएगा, P3 रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू, आपको बोलना इट इज़ रिलेटेड टू मिशन लाइफ के साथ रिलेटेड है, ठीक है। रिसेंटली अगर हम बात करेंगे एट WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक एजेंडा होता है जिसको बोलते हैं डिवॉर्स एजेंडा। प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला? प्राइम मिनिस्टर इंट्रोड्यूस्ड P3 मूवमेंट। इसमें प्राइम मिनिस्टर ने इस P3 मूवमेंट को इंट्रोड्यूस किया है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एजेंडा होता है।
क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया है? टू अंडरलाइन इंडियाज क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव, सो दैट इंडिया का जो क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव्स हैं उसको अंडरलाइन करने के लिए, उसके रिलेटेड जो इंडिया का, आपको पता INDCs आपने पढ़ा होगा, ठीक है, INDCs नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो होती है, इंडिया ने इसमें बोला वी आर गोइंग टू बी नेट जीरो इमिशन बाय 2070, इतना आपको पता होना चाहिए, नेट जीरो इमिशन बाय 2070, ये इसमें बताया गया था, ठीक है। एक और है जिसका हमने नाम दिया है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। देखो ग्रीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पर आप देखो ग्रीन हाइड्रोजन, वाई टू मेक इंडिया ए ग्लोबल चैंपियन इन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। इस स्कीम को क्यों लाया गया? सो दैट हम क्या करेंगे, हम इंडिया को एक हब बनाएंगे, किसका, एक ग्लोबल चैंपियन बनाएंगे ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, सो दैट इंडिया में ग्रीन हाइड्रोजन को हम प्रोड्यूस कर सके, टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स। इससे क्या हो जाएगा, जब हम ग्रीन हाइड्रोजन इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव बन गया ना, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल्स का इस्तेमाल करेंगे। दैट मीन्स ये है कि जो हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उसके ऊपर हम कम डिपेंड रहेंगे, तो डिपेंडेंस जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर है वो कम हो जाएगी। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के अंदर आता है। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन बोलो या ग्रीन अमोनिया बोलो, इसका भी एम क्या है? सेम यही है जो ग्रीन हाइड्रोजन का एम है, टू मेक कंट्री ग्लोबल हब टू प्रोड्यूस एंड यूटिलाइज एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड इट इज डेरिवेटिव्स, सो दैट इंडिया जो है एक ग्लोबल हब बनेगा, जहाँ पर ये क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया प्रोड्यूस करेगा और यूटिलाइज करेगा किसको, ग्रीन हाइड्रोजन को, और एक्सपोर्ट भी करेगा। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि ग्रीन अमोनिया का अगर हम इस्तेमाल करते हैं, ये जीरो कार्बन फ्यूल है, इसमें कोई कार्बन यूज़ नहीं होता है। जब कार्बन यूज़ नहीं होगा, मुझे बताओ कार्बन इमिशन होगा? कार्बन इमिशन नहीं होगा। कार्बन इमिशन नहीं होगा, मुझे बोलो क्या ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करेगा? नहीं सर, ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। क्या ये ग्रीन हाउस इफेक्ट करेगा? नहीं, ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जब जीरो कार्बन फ्यूल है तो दैट इट विल नॉट कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल वार्मिंग। व्हाट इज़ ग्रीन हाइड्रोजन? अब क्वेश्चन है कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? व्हेन इट इज़ प्रोड्यूस्ड यूजिंग पावर फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी, जब हम क्या करते हैं, जब हम हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन मतलब जब इसको हम प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन हम एनर्जी सोर्स किसका इस्तेमाल करते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करते हैं, जैसे सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं, हम हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं बाय यूजिंग सनलाइट या रिन्यूएबल एनर्जी, उसको हम क्या बोलते हैं? वो होता है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन अमोनिया भी सेम होता है, हम अमोनिया को प्रोड्यूस करते हैं लेकिन हम क्या करते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, ये हो गया हमारे पास ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया। मिशन अंत्योदया, ठीक है, पुरानी स्कीम है बट बजट में मेंशन था तो कवर होना चाहिए। मिशन अंत्योदया मिशन जो है ये रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आता है। इसका काम क्या है? टू ऑप्टिमाइज यूज ऑफ रिसोर्सेज एलोकेटेड अंडर वेरियस प्रोग्राम्स फॉर रूरल डेवलपमेंट। जो भी रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं, जो हम एलोकेट करते हैं बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ को अंडर वेरियस प्रोग्राम्स फॉर वेरियस मिनिस्ट्रीज़, ठीक है, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं जो हम डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ को क्या करते हैं? एलोकेट करते हैं, ठीक है, आ रही बात समझ, उसको हम क्या करते हैं? रूरल डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब उन रिसोर्सेज को हम इस तरीके से ऑप्टिमम तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं रूरल डेवलपमेंट के लिए। ये एक स्टेट लेवल इनिशिएटिव है, ग्राम पंचायत इसका फोकस रहेगा, ग्राम पंचायत इसका फोकस रहेगा टू एड्रेस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। अब मिशन अंत्योदया रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आता है। और जो भी हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं उनका हम ऑप्टिमम तरीके से इस्तेमाल करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को एड्रेस कर सकते हैं। ये इसका मेन फोकस है, मेन काम जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को फोकस करना, रिड्यूस करना। फिर है अंत्योदय अन्ना योजना। देखो अन्ना का काम है आपको या फूड ग्रेन के साथ रिलेट करना। अन्ना मतलब जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, PDS जिसको बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो होते हैं, जहाँ पर देखो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब जहाँ पर जो गन्ना होता है ना, जो हमारे पास ग्रेन्स होते हैं ना, फूड ग्रेन जो होते हैं ना, वो स्टोर होता है वहाँ पर, ठीक है, उनको ही हमें टारगेट करना है, ठीक है। जिससे क्या हो जाएगा, जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर, जो पुअर फैमिली, जो पुअर लोग जो ना, उनमें से जो सबसे ज़्यादा पुअर है उन फैमिलीज़ को टारगेट किया जाएगा BPL फैमिलीज़ में। तो BPL फैमिलीज़ में भी कैटेगरीज होती है, ठीक है, जैसे कि एक लाइन है, ये 1000 रुपीज़ है, जिसकी इनकम महीने में, जिसकी इनकम दिन में 1000 से कम है, वो हो गया BPL, ठीक है, ये हो गया BPL। दैट मीन्स BPL 900 का भी हो गया, किसी पर्सन को 800 दिन में आती है इनकम, किसी को 700, किसी को 400, तो ये सारे हो गए BPL। लेकिन पुअरेस्ट ऑफ पुअर इनमें से कौन सा है? वो है 400 वाला, जिसके पास 400, तो उन लोगों को टारगेट किया जाएगा अंत्योदय अन्ना योजना में। मतलब ये जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, आपको सीधे क्लिक हो जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट है दीन दयाल को साथ याद रखना है, ठीक है। अंत्योदय योजना
नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, देखो अर्बन को मैंने रिलेट किया, यहाँ पर अर्बन हाईलाइट है, यहाँ पर भी अर्बन हाईलाइट है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है आपको बोलना है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसका काम क्या, इसका काम भी है पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, किन में, जो अर्बन पॉपुलेशन है, अर्बन का मतलब जो टाउन्स या सिटीज़ में गरीब लोग रहते हैं उनकी पॉवर्टी को कम करना है। ठीक है, कैसे इनकी पॉवर्टी को कम करेंगे, उनको हम एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी दे देंगे। ठीक है, उनको हम क्या करेंगे, उनका जो भी स्किल होगा, जो भी काम जानते हैं वो काम हम दे देंगे उनको, और उनको क्या दिएगा, वेजेस दिए जाएंगे। जब वेजेस दिया जाएगा तो पॉवर्टी क्या हो जाएगी, रिड्यूस कर सकते हैं। अब यहाँ पर आल्सो बिल्ड स्ट्रॉन्ग ग्रास रूट लेवल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द पुअर, कुछ इंपॉर्टेंट ग्रास इंस्टीट्यूशंस हम बनाएंगे गरीब पॉपुलेशन के लिए। बस ये आपको याद रखना है, मैंने एक जगह पर ये सभी चीज़ें लिखी हैं सो दैट आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे कि क्या है मिशन अंत्योदया, क्या है रूरल। देखो ये रूरल, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है, तो जो भी रिसोर्स होते हैं उनको ऑप्टिमम तरीके से एलोकेट करना और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को रिड्यूस करना, ये भी यही है अंत्योदया अन्ना योजना। लेकिन यहाँ पर पुअरेस्ट ऑफ पुअर को टारगेट किया जाता है। फिर यहाँ पर अंत्योदया योजना, अर्बन लाइवलीहुड मिशन, यहाँ पर भी पॉवर्टी को ही रिड्यूस किया जाता है, बट किन एरियाज में, अर्बन एरियाज में। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्ना योजना, देखो यहाँ पर गरीब कल्याण अन्ना योजना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, देखो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आ जाता है। व्हाट इज, ये क्या है, इज ए पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण पैकेज, जो प्राइम मिनिस्टर का गरीब कल्याण पैकेज उसी का पार्ट है गरीब कल्याण अन्ना योजना। इसका काम क्या है, टू हेल्प पुअर फाइटिंग बैटल अगेंस्ट कोविड-19। जब कोविड-19 था, जो पुअर पॉपुलेशन जो थी उनको क्या किया गया है, हर एक पर्सन को क्या किया गया है, एक्स्ट्रा क्या दिया गया, फूड ग्रेन्स दिए गए उनको, 5 kg फूड ग्रेन्स एक्स्ट्रा दिया गया है इनको। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका एम क्या था, हर एक पर्सन जो था, ईच पर्सन को, देखो ईच पर्सन हु इज कवर्ड अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंडर जिसको कवर किया गया विथ एडिशनल 5 ग्रेन्स, उसको 5 किलो एक्स्ट्रा दिया जाएगा, राइस या वीट फ्री दिया जाएगा। ये गरीब कल्याण अन्ना योजना। तो क्वेश्चन पूछा कि गरीब कल्याण अन्ना योजना में कितना एडिशनल आपको दिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बोलना है 5 kg, क्या, राइस या वीट। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा किसको दिया जाएगा, हर एक पर्सन को दिया जाएगा, जो कि किसका पार्ट है आपको बोलना है, जो कि कवर किया गया है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2030 में। ठीक है, एक और पोर्टल है जिसको बोलते हैं ई श्राम पोर्टल। ई श्राम पोर्टल का मतलब होता है ये टू क्रिएट ए डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। देखो ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है जो सुबह से शाम तक काम करते हैं, और वो क्या होते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आप बोल सकते हो, और ऑर्गेनाइज उनको ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हम बोल सकते हैं। अनऑर्गेनाइज का मतलब जो आप एग्रीकल्चर का काम करते हो वो हो गया अनऑर्गेनाइज वर्कर्स। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, देखो जब ये पोर्टल जो है ई श्रम पोर्टल, ये है डेटाबेस, किन किन नेशनल्स का डेटाबेस है, जो भी वर्कर्स हैं मगर अनऑर्गेनाइज वर्कर्स का डेटाबेस यहाँ पर है। ये मिनिस्ट्री के अंदर आता है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री। क्यों, इस स्कीम को क्यों, इस पोर्टल को क्यों बनाया गया, क्यों लॉन्च किया गया, फॉर द वेलफेयर ऑफ वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, उन वर्कर्स के लिए जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में हैं उनकी वेलफेयर के लिए इस पोर्टल को बनाया गया है। जो वर्कर्स कवर नहीं किए गए EPFO में एंड ESIC के अंदर नहीं डाला गया है। अब इस क्वेश्चन पूछा जाएगा जो हमारे पास अनऑर्गेनाइज वर्कर्स, जो हमारे पास ई श्रम पोर्टल में कौन कौन से वर्कर्स आते हैं, आप बोलोगे माइग्रेंट वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स। गिग इकॉनमी में बताऊंगा आगे क्या होता है। और इस ई श्रम पोर्टल में जो एज रखी गई है इन वर्कर्स की 16 to 59 ईयर्स ऑफ एज। क्या बेनिफिट्स दिए जाते हैं इनको, 2 लाख रुपये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी दिया जाता है, और दूसरा DBT बेनिफिट्स भी होते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पैसे किए जाएंगे, और अगर एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में 2 लाख दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक वर्ड यहाँ पर आ गया है EPFO। EPFO का मतलब क्या है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये मिनिस्टर ऑफ लेबर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया, ये एक एग्जाम में पूछा गया इसका क्वेश्चन कि EPFO किस मिनिस्टर के अंदर आता है, मिनिस्टर ऑफ लेबर में। ये क्या है आपको बोला, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि एक एक्ट के जरिए से बनाया, एक ऐसी बॉडी जिसको एक्ट के जरिए से बनाया जाता है, पार्लियामेंट पास करता है एक्ट और बॉडी को बनाया जाता है, उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। जैसे कि हमारे पास क्या है, नीति आयोग, वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जैसे हमारे पास सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, जैसे हमारे पास नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, ठीक है, जो कि स्टैट्यूटरीज बॉडी है।
ठीक है। उसके बाद इट्स डिसीजन मेकिंग बॉडी इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, और इस ईपीएफओ का जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ हैं। और इस यहाँ पर क्या किया जाता है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर ज़रूरत पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑफ इंडिया में हमें यूनिवर्सल अकाउंट नंबर की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पर ये ऑलरेडी आपको पता होगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये होगी ओल्ड स्कीम जो 2-4 साल पहले लाई गई है, बट ये आज के टाइम पे भी इम्पॉर्टेंट है, इसकी रेलेवेंस आज भी है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट बजट में है। जब बजट में आती है पुरानी स्कीम वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती है। आपको 200-300 स्कीम्स पढ़ के नहीं जाना पड़ता, आपको बजट पे ज़्यादा फोकस रखना होता है और जो न्यूज़ में होती है। प्रधानमंत्री जन धन योजना लॉन्च कब किया गया, 2015 में, किस मिनिस्ट्री के अंदर था, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस में। अभी रुको, आ गया ये वाला, नीचे आ जाओ। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015 में, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस में। देखो ये मिनिस्ट्री आपको फिर प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, ठीक है। जल जीवन प्राइम मिनिस्टर सॉरी जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है, किसके अंदर, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, अर्बन देखो यार, अर्बन देखो मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। स्वच्छ भारत मिशन रूरल, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर अगर ये स्वच्छ भारत मिशन है तो ये आ गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये भी मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है। देखो इसमें क्या है, इसमें है जो, एक सेकेंड, लेकिन इसमें क्या है, इसमें है स्वच्छ भारत अर्बन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 जो है, यहाँ पर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है मिनिस्ट्री, और स्वच्छ भारत मिशन जो है रूरल वाला एरिया जो ये जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर आता है। और आप यहाँ पर ही फंसोगे, यहाँ पर आप फंसोगे। अगर आपने स्वच्छ भारत मिशन रूरल पढ़ा होगा ना, आपने जल शक्ति मिशन याद रखा है, और वहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन अर्बन वाला है, आप तब भी करोगे इसको जल शक्ति मिनिस्ट्री। यहाँ अगर आपने एक ही पढ़ा है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 और आपने रूरल नहीं पढ़ा है, तो अगर आपने ये याद रखा है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, आप इसको भी यही करके आओगे, तो ये यहाँ पर ट्रैप है, फिर फंस जाओगे आप। तो इसलिए याद रखना, मैंने हाईलाइट किया है अर्बन, अगर याद रखोगे तो ये अर्बन अफेयर्स क्या आएगा, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और स्वच्छ भारत मिशन रूरल। तो रूरल अगर याद भी नहीं रखोगे, लेकिन अगर ये चीज़ आपको याद है जल शक्ति, आपको सीधे पता चल जाएगा। बस मुझे यहाँ पर ये आपको सिखाना था। अब देखो यहाँ पर हम एक एक करके नीचे आ जाते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना 2015 में, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, ऑलरेडी कम से कम 5 से 10 एग्जाम्स में अभी तक पूछा गया है जब से ये स्कीम आई है, जब से ये स्कीम लॉन्च की गई है। जितने भी ऑल इंडिया लेवल हो, जम्मू कश्मीर में एग्जाम्स हो, उनमें ये पूछा गया, बट इसकी रेलेवेंस आज भी, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। एम क्या है, टू इंश्योर एक्सेस ऑफ वेरियस फाइनेंशियल सर्विस, आपको बहुत सारे फाइनेंशियल सर्विस के लिए एक्सेस दिया जाएगा। मतलब आपको बैंक अकाउंट दिया जाएगा, आपको इंश्योरेंस फैसिलिटी दी जाएगी, आपको क्रेडिट दिया जाएगा, आपको फ्री अकाउंट दिया जाएगा, आप सेव कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे फाइनेंशियल बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे। जन धन दर्शक ऐप की अगर मैं बात करूंगा, इसको लॉन्च किया गया टू प्रोवाइड ए सिटीजन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म फॉर लोकेटिंग बैंक टच पॉइंट्स। ये जन धन दर्शक ऐप जो है, ये हर सिटीजन को दिया गया एक प्लेटफॉर्म जिससे आप लोकेट कर सकते हो बैंक के जो टच पॉइंट्स हैं, उनको आप लोकेट कर सकते हो। डीबीटी फैसिलिटी भी प्रधानमंत्री जन धन योजना में आपको प्रोवाइड किया जाता है। किसमें, प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट। देखो प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट अगर आपके पास है ना, मतलब आपका बैंक अकाउंट है, लेकिन वो प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट के जरिए से खोला आपने, आप किन किन चीज़ों के लिए एलिजिबल हो जाओगे, बेनिफिट्स क्या होंगे, आपको डीबीटी भी मिल जाएगा, आपको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में भी बेनिफिट हो जाएगा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में बेनिफिट हो जाएगा क्योंकि इंश्योरेंस आपको दिया जाएगा, ठीक है। APY और मुद्रा स्कीम यहाँ पर आपको याद होना चाहिए। तो ये मैंने कुछ लिखा है यहाँ पर, सूरत आपको ये समझ में आ जाएगा। अब क्या क्या फीचर्स हैं, सेविंग बैंक अकाउंट आपको मिल जाएगा, कोई मिनिमम बैलेंस की ज़रूरत नहीं है, आप जो भी आप डिपॉजिट करोगे आपको इसमें इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। जो भी आप पैसे रखोगे ना बैंक में, आपको उसमें इंटरेस्ट है। आपने 1 लाख रखा है, 10% साल में दिया जाएगा, साल के बाद वो 1,10,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। रिलैक्सिंग KYC नॉर्म्स आपको आराम से कर सकते हो। जीरो बैलेंस जीरो चार्ज, आपको कोई बैलेंस नहीं रखना है अकाउंट में। अगर आपने बैंक अकाउंट खोला, आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। इशुएंस ऑफ डेबिट कार्ड, आपको डेबिट कार्ड दिया जाएगा। फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपको 2 लाख दिया जाएगा, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 2 लाख का दिया जाएगा। बाकी बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे, माइक्रो इंश्योरेंस भी, माइक्रो पेंशन भी, माइक्रो क्रेडिट भी दिया जाएगा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ भी दी जाएगी, वो भी कंजप्शन के लिए, अगर आपको खाने पीने के लिए चाहिए। फिर एक और है जिसको बोलते हैं सुरक्षा बीमा योजना, ये भी उसी साल आया है, मिनिस्टर फाइनेंस में। 1 साल का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपको दे। देखो सुरक्षा होगी, एक्सीडेंट से सुरक्षा।
एज ग्रुप, कौन सी एज ग्रुप है, 18 to 17, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनता है, यहाँ पर आप इजीली कंफ्यूज हो जाओगे, इसको और इसके साथ आप कंफ्यूज हो जाओगे। जीवन ज्योति जो है ना, ज्योति याद रखना, ज्योति की एज 50 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज्योति की एज 50 साल से ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी शादी, उसके साथ शादी कौन करेगा, ऐसे आप याद रख सकते हो। ये मैं पर्टिकुलरली किसी लड़की को नहीं पकड़ रहा हूँ ज्योति, मैं बोल रहा हूँ याद रखने के लिए, सो दैट आपको याद रहेगा। ठीक है, तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बीमा के साथ बनता ही नहीं है कुछ, इसलिए तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस अगर देखा जाएगा 18 से शुरू होता है और 17 ईयर्स तक। लेकिन जीवन ज्योति जो है ना, जीवन, तो आप बोलोगे मुझे जीवन ज्योति के साथ निकालना है, कम से कम 50 साल मुझे निकालने हैं, तो ये भी आप रख सकते हो। तो ये हो गया आपका 18 to 50 ईयर्स इसमें। लेकिन आगे मैं इसी को कंटिन्यू करूँगा, एक्सीडेंटल डेथ कम डिसेबिलिटी, अगर किसी को डेथ होती है, किसी की डेथ होती है, उसको दिया जाता है 2 लाख का इंश्योरेंस दिया जाता है इसको। ठीक है, उसको क्या दिया जाएगा, 2 लाख का उसको इंश्योरेंस दिया जाएगा। ठीक है, या अगर किसी की डिसेबिलिटी हुई है, उसको भी 2 लाख दिया जाता है। अच्छी डिसेबिलिटी होगी, टांग वांग टूटी वूटी जो भी डिसेबिलिटी होगी है, ठीक है, तो उसको 2 लाख दिया जाता है। लेकिन अगर पार्शल डिसेबिलिटी होगी, पूरी डिसेबिलिटी नहीं, पार्शल, उसको 1 लाख दिया जाएगा। तो जब कंप्लीट डेथ ही होती है इंसान की और कंप्लीट डिसेबिलिटी हो जाती है तो 2 लाख दिया जाएगा, लेकिन पार्शल डिसेबिलिटी में 1 लाख दिया जाएगा। ए पर्सन हैज़ टू ऑप्ट फॉर स्कीम एवरी ईयर, हर साल आपको ऑप्ट करना पड़ेगा, स्कीम के लिए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ये तो इंपॉर्टेंट हो गया लाइफ के रिलेटेड। जीवन आपको पूरा जीवन गुजारना, पूरी लाइफ आपको गुजारनी ज्योति के साथ, कम से कम 50 साल तो निकालना है। इन केस ऑफ डेथ, अगर किसी की डेथ होती है 2 लाख दिया जाता है ड्यू टू एनी रीज़न, किसी भी रीज़न की वजह से आपकी डेथ हो गई, कोई गाड़ी के नीचे आ गया, कोई कहीं पर गिर गया, कोई किसी को और कोई रीज़न हो गया, पॉइजन खा लिया, जो भी किसी भी रीज़न की वजह से डेथ हो गया, 2 लाख मिलेगा। लेकिन आपको प्रीमियम भरना पड़ेगा हर साल, 330 रुपीज़ आपको देना ही पड़ेगा, अकाउंट में डालना पड़ेगा। मतलब जब इस स्कीम को आप क्या करोगे, जब इस स्कीम में इनरोल करोगे, अब आपको इतना करना पड़ेगा। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2, देखो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन। इसमें क्या किया जाएगा, अर्बन एरियाज़ में हमें अर्बन सिटीज़ को, मतलब जो भी सिटीज़ हैं उनको 100% गार्बेज फ्री बनाना है। सबसे पहला 90 मैंने नहीं बोला, यहाँ पर डायरेक्ट 100 लिखा हुआ है, क्योंकि कभी क्या होता है ना, ज़्यादातर 90% हमेशा होता है, 100% तो अचीव नहीं होता, बट इन्होंने लिखा है यहाँ पर हमें सिटीज़ को बनाना है 100% गार्बेज फ्री। लेकिन रियलिटी में जब देखा जाता है, रियलिटी में 100% तो नहीं होता है, बट हाँ टारगेट हमने रखा है 100% गार्बेज फ्री बनाना है सिटीज़ को। दूसरा, ऑल अर्बन लोकल बॉडी, जो भी लोकल बॉडीज़ हमारे पास है उनको बनाना ओपन डेफिकेशन फ्री। ठीक है, दोज विथ पॉपुलेशन लेस देन 1 लाख, वो अर्बन एरियाज़ या वो अर्बन लोकल बॉडी जहाँ पर पॉपुलेशन 1 लाख से कम है, वो हमें करना है ओपन डेफिकेशन ++2 प्लस, आपको याद रखना, उसको अचीव करना है। फोकस ऑन सोर्स सेग्रीगेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट, जो भी हमारे पास सॉलिड वेस्ट होते हैं उनको फोकस करना है, उनको सेग्रीगेट करना है। हाउ बाय यूटिलाइजिंग प्रिंसिपल ऑफ 3R का प्रिंसिपल, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। आपको क्वेश्चन बनेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट 3R। एक R, दूसरा R, तीसरा R लिखा जाएगा, और फिर ऑप्शन में दिया जाएगा R, फिर लिखा जाएगा ये रिड्यूस होता है, ये रीयूज़ होता है, ये रिसाइकल होता है। तो आपको रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन रूरल 2 की बात करेंगे, स्वच्छ भारत मिशन रूरल 2, ठीक है, ये भी यही है, लेकिन वो था अर्बन 2, ये रूरल था। यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति के अंदर यहाँ पर फोकस रहेगा ओपन डेफिकेशन प्लस, मतलब यहाँ पर ओपन डेफिकेशन सस्टेनेबिलिटी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आपको करना, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सॉलिड वेस्ट को अलग करना पड़ेगा, लिक्विड वेस्ट को अलग करना, उनको मैनेज करना पड़ेगा, और ODF प्रोग्राम विल कन्वर्ज विद, और इसको कन्वर्ज किया जाएगा मनरेगा स्कीम के साथ। ये की पॉइंट थे जो आपको माइंड में रखना है। इसी तरीके से आपको स्कीम्स पढ़नी है, स्कीम्स को याद करके नहीं जाना, आप कंफ्यूज हो जाओगे कितनी स्कीम्स को याद करोगे। बट हाँ, एक ओवरव्यू जब होगा माइंड में क्या क्या हो सकता है स्कीम्स में, किस रिलेटेड है ये, तो वहाँ पर आपको एग्जाम में क्लिक हो जाएगा। लेकिन याद नहीं होती है स्कीम्स को याद करने बैठो, हाँ मिनिस्ट्री को आपको माइंड में रखना, वो भी वर्ड के कीवर्ड के साथ। यहाँ पर उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला ठीक है, ये देखो, एक है UJJAALA, एक होता उजावाला UJJAALA। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये हम दोनों स्कीम्स को पढ़ेंगे। उज्ज्वला जो है योजना, सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट क्या है, LPG कनेक्शन दिया जाएगा हर एक हाउस होल्ड को, लेकिन वो भी BPL हाउस होल्ड चले, लेकिन वो कनेक्शन वुमेन के नाम पे रहेगा। किस मिनिस्टर के अंदर आता है, क्योंकि LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये क्या है, ये गैस है, तो जब पेट्रोलियम गैस है किस मिनिस्टर के अंदर आएगा, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर के अंदर आएगा। तो अगर आपको याद भी नहीं रहेगा उज्ज्वला,
लेकिन इतना पता है उज्ज्वला जो है एलपीजी कनेक्शन के साथ है, लेकिन फिर पेट्रोलियम गैस आपको दिया जाएगा, जो आपका घर पे सिलेंडर होता है ना, उसको बोलते हैं एलपीजी सिलेंडर, वो आपको दिया जाएगा। इस स्कीम को लॉन्च किया गया 2016 में, लेकिन इसको 2 फेजेज़ में, एक होता उज्ज्वला फर्स्ट, जब स्टार्ट लाया गया है स्टार्टिंग में, तो उज्ज्वला फेज़ फर्स्ट रहा उज्ज्वला फर्स्ट, जिसमें सिर्फ कवर किया गया बीपीएस हाउस होल्ड को, बीपीएल हाउस होल्ड को, मतलब जो बीपीएल लोग जो है उनको कवर किया गया। लेकिन उज्ज्वला फर्स्ट को फिर एक्सटेंड किया गया है, कब एक्सटेंड किया गया? 2018 में। इसमें इंक्लूड किया गया वुमेन बेनिफिशरीज फ्रॉम 7 मोर कैटेगरीज, और एक तो इंक्लूड वुमेन बेनिफिशरीज बाकी कैटेगरीज में भी इंक्लूड की गई है, जैसे कि एसटी एससी भी, ठीक है, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना AAY में भी कैटेगरी में आ जाती है, ठीक है। मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस वो भी आ गए, आइलैंड्स भी आ गए, आइलैंड वाली नेशन जो हैं, आइलैंड वाले स्टेट्स, और उसके बाद फॉरेस्ट डेवलपर्स और टी गार्डन्स वाले लोग भी आ गए, जो टी गार्डनिंग करते हैं, जो फॉरेस्ट डेवलपर्स हैं, आइलैंड्स में रहते हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, AAY को भी कवर किया गया है, PMAY भी कवर किया गया, SC और ST लोगों को भी कवर किया गया इस स्कीम के अंदर। क्योंकि पहले आप क्या पढ़ते हो, आप पढ़ते हो ना BPL, सिर्फ BPL हाउस होल्ड नहीं, BPL हाउस होल्ड्स को नहीं, AAY को भी दिया गया है, इनको भी दिया गया, इनको भी दिया गया, इनको भी दिया गया। मैक्सिमम कितना आपको मिलेगा? 12 सिलेंडर मिलेंगे आपको एक साल में, ठीक है, मतलब 12 महीने होते हैं, 12 सिलेंडर मिलेंगे। एक सिलेंडर का वेट कितना होगा? 14.2 kg वाला वेट होगा एक सिलेंडर का। कनेक्शन होगा वुमेन के नाम पे, जो फीमेल होगी उसके नाम पे रहेगा BPL फैमिली आइडेंटिफाइड बेस्ड। अब क्वेश्चन बनेगा, हम तो दे रहे हैं BPL फैमिलीज़ को, जो भी वुमेन होती है उसके नाम पे कनेक्शन देते हैं, लेकिन जो BPL फैमिलीज़ को हम आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सा सेंसस? आप बोलोगे सर ये सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर ट्रैप है। अदरवाइज आप बोलोगे सेंसस 2011, नहीं, ये वो नहीं है, ये सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है। इसी तरीके से उजावाला, यहाँ पर उजावाला जो है ये क्या है? ये है रिलेटेड टू कम्बैट ट्रैफिकिंग, जो वुमेन ट्रैफिकिंग होती है या चाइल्ड को ट्रैफिकिंग की जाती है, उनको बाहर कंट्रीज़ में भेजा जाता है, ठीक है, वो उसको रोकना है, उसको कम्बैट करना है। जब ट्रैफिकिंग को कम्बैट करना है, मतलब क्या है? ट्रैफिकिंग किन की होती है? ह्यूमंस की, वुमेन हो और चिल्ड्रंस की ट्रैफिकिंग होती है, मतलब फिर किस मिनिस्टर के अंदर आएगा? इट विल बी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या किया जाएगा? रेस्क्यू किया जाएगा, रिहेबिलिटेट किया जाएगा उनको, उन विक्टिम्स को जिनको ट्रैफिक की जाती है कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए उनको कमर भेजा जाता है। बहुत सारी मूवीज़ में दिखाते भी हैं कैसे लड़कियों को क्या करते हैं, क्या पकड़ लेते हैं, फिर उनको गाड़ी में डाल देते हैं, फिर उनको शिप के थ्रू किसी और कंट्री में सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए भेजा जाता है। तो उसी के लिए बनाया गया उजावाला नहीं उजावाला, ठीक है। तो गैस सिलेंडर और ये चीज़ याद रखनी है, इस पर कंफ्यूज नहीं होना है। ये भी हो गया। इसको लाया गया था 2007 में। देखो पुरानी स्कीम है, बट देखो इसमें थी आपके बजट में ये मेंशन है, ठीक है, ये बजट वाली स्कीम है। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर किसान का मतलब होता है किसान सम्मान निधि 2019 में लाया गया है। किस मिनिस्ट्री के? एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ये फार्मर्स के रिलेटेड है। इसमें क्या क्या जगह जो आपने किसान क्रेडिट कार्ड आपने पढ़ा होगा ना, किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड नहीं, आपने किसान सम्मान निधि के बारे में सुना होगा ना, किसान स्कीम के बारे में सुना होगा। मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर, फार्मर्स के वेलफेयर के लिए काम किया जाएगा। फार्मर्स को क्या बेनिफिट दिया जाएगा? 6000 रुपीज़ दिया जाएगा साल में, 4 मंथ्स, तो हर 4 मंथ्स में 3000 2000 दिया जाएगा। यहाँ पर 2000, यहाँ पर 2000, यहाँ पर 2000, मतलब 3 इंस्टॉलमेंट्स में आपको 2000 दिया जाएगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जाएगा, आपको इसको खर्च करना है। ये नहीं है कि आप उसको फिर फर्टिलाइजर्स खरीदोगे, नहीं, ये एक एडिशनल इनकम है, ये आपको एडिशनल इनकम दी जाती है। अदरवाइज आप सोचोगे सर 6000 अगर फार्मर्स को दिया जाए तो 6000 में आता ही क्या है? ट्रैक्टर ही लेता है 2-4 हज़ार, फिर बहुत फर्टिलाइजर्स लाते हैं तो उसको भी 5-10 हज़ार का आता है। इन 6000 का क्या बनेगा? ये नहीं बोला गया कि ये आपको इनकम दी गई है कि आप फर्टिलाइजर खरीदोगे, नहीं, ये आपको बोला कि एडिशनल इनकम आपके पास जो भी है, किसी के पास 50,000 है, किसी के पास 20,000, उसके ऊपर हम आपको एक्स्ट्रा 6000 दे रहे हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ तो फार्मर को अपने पास होगा, तो 6000 उसको दिया जाता है। उन 6000 को ये फिर किसी भी तरीके से फिर इस्तेमाल कर सकते हैं, बेटी की शादी उसमें भी लगा सकता है।
आया समझ? ठीक है। इनिशियली मीन्ड फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, पहले ये छोटे छोटे फार्मर्स के पास के लिए था, जिनके पास लैंड बहुत कम होता था, 1 एकड़ या 2 एकड़ से कम कम, उनको बोलते हैं मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स। हैविंग लैंड होल्डिंग अप टू 2 हेक्टेयर, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक लैंड होता था उनको ही दिया जाता था। लेकिन बाद में इसको क्या किया गया, इसका एक्सटेंड किया गया, मतलब अपडेट किया गया, इसको रिफॉर्म लाया गया है, और जिसमें कवर किए सारे लैंड होल्डिंग फार्मर्स, जिसके पास जितना भी लैंड है हर एक को कवर किया गया है। एक और यहाँ पर है जिसको नाम दीजिए प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, जिसको विकास योजना, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर विकास योजना जिसको बोला जाता है, विश्व विकास स्कीम। ये लाइवलीहुड फॉर माइनॉरिटीज़, जो भी माइनॉरिटीज़ लोग हैं उनको उनके लाइवलीहुड के लिए दिया गया है, पर्टिकुलरली आर्टिजन कम्युनिटीज़, यूजिंग द कंपोनेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड वुमेन लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये आर्टिजन कम्युनिटीज़ को दिया जाएगा, जहाँ पर स्किल डेवलपमेंट इनको सिखाया जाएगा, एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, वुमेन्स को लीडरशिप दी जाएगी, एंटरप्रेन्योरशिप दिखाया जाएगा, ये विकास किया जाएगा। किनको? माइनॉरिटीज़ को, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को, जनरली आर्टिजन्स को। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जब माइनॉरिटीज़ के रिलेटेड है तो माइनॉरिटी अफेयर्स आ जाएगा। इस स्कीम को अप्रूव किया गया 15th फाइनेंस कमीशन ने, 2025-26 तक ये स्कीम रहेगी। दिस स्कीम विल सपोर्ट नॉट ओनली फाइनेंशियली, ये सिर्फ आपको पैसे ही नहीं मिलेंगे, इसमें फाइनेंशियल हेल्प नहीं होगी आपको, बट आल्सो एक्सेस टू एडवांस्ड स्किल ट्रेनिंग, आपको एक स्किल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। प्राइम मिनिस्टर मत्स्य, ठीक है, मत्स्य संपदा योजना, याद रखना फिशरीज के रिलेटेड है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये, इसका काम है टू ब्रिंग ब्लू रेवोल्यूशन, मेन एम टू ब्रिंग ब्लू रेवोल्यूशन। और ये मिनिस्ट्री के जब ब्लू रेवोल्यूशन किसके रिलेटेड है? ओशंस के रिलेटेड है, मतलब ब्लू रेवोल्यूशन का मतलब फिशरीज के रिलेटेड। फिशरीज फिर क्या आ जाएगा? मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग, ये इसकी मिनिस्ट्री है। यहाँ पर आपको क्या किया जाएगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फिशेस को ग्रो करना पड़ेगा लेकिन सस्टेनेबल तरीके से। ये एक इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मुझे फीलिंग्स आ रही है कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ के ऊपर क्वेश्चन बनता है। व्हाट आर दे आर ग्राउंड लेवल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। ये ग्राउंड लेवल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, इनका एम क्या है? देखो, ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो ग्राउंड लेवल पे होते हैं। ये क्या करते हैं? ये आपको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एग्रीकल्चर लोन, लॉन्ग टर्म नहीं मैंने बोला ये आपको, ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको शॉर्ट टर्म लोन दिया जाएगा, मीडियम टर्म कम अरसे तक लोन दिया जाएगा आपको, किनको? फार्मर्स के लिए। ये कैसे काम करेगा? एट द ग्रास रूट ग्राम पंचायत एंड विलेज पंचायत, ठीक है, ये कहाँ पर काम करेगा? ग्रास रूट लेवल पे, ग्राम पंचायत में और विलेज पंचायत में। रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट, इनको रजिस्टर किया गया कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। क्वेश्चन बनता है यही है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ को रेगुलेट कौन करता है? ये आरबीआई है, सेबी नहीं है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई, ना कि सेबी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप क्या पढ़ते हो, जो आपके पास होते हैं ना, आपके पास होता है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट को कौन देखता है? सेबी देखता है, ठीक है। मनी मार्केट को आरबीआई देखता है। यहाँ पर भी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज होते हैं, इनको रेगुलेट आरबीआई करता है। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज आर फॉर्मड बाय ग्रुप ऑफ 10 और मोर पीपल, 10 लोग कम से कम होने चाहिए, 10 या 10 से ज़्यादा लोग मिलेंगे तो वो बनाएंगे प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़। एक और स्कीम लाई गई थी जिसको बोलता है एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम क्या काम है